गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देखा था बेटा, और ये काफी सिंपल टॉपिक था, आसानी से आपको समझ में आया होगा। क्योंकि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में आपको करना क्या होता है, कंडक्टेंस मेजर करना होता है डिफरेंट वॉल्यूम के ऊपर, है ना। आपका सॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से कंडक्टेंस वेरी करेगा उसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने बताए थे। टाइट्रेशन क्या होता है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन को मेजर किया जाता है डिफरेंट स्टेजेज ऑफ टाइट्रेशन, उसी को हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। तो ये हमने समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज थी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है क्या, ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो वो भी सिंपल सा था बिल्कुल, कि एक आयन सॉल्यूशन का जैसे यहाँ का H+ किससे रिप्लेस हो रहा था, सोडियम से। तो वन आयन ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस बाय अनदर आयन ऑफ द सॉल्यूशन, तो उस वजह से कंडक्टिविटी चेंज होती थी। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, ठीक। और तीसरी चीज ये थी कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के जो कर्व होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। कैसे, स्ट्रेट लाइन, या तो इंक्रीजिंग होंगे या तो डिक्रीजिंग होंगे या तो रिमेन्स कांस्टेंट। अब उसके लिए भी रूल फिक्स है अपने पास। अगर बिफोर ईपी की बात करूं तो मैंने समझाया था, आफ्टर ईपी के लिए रूल फिक्स था। क्या होगा, अगर ब्यूरेट में वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो कोई भी चेंज ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता है कंडक्टिविटी में, तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन का। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ब्यूरेट से आप ऐड कर रहे हो, ब्यूरेट मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर से जिससे आप टाइट्रेशन करवा रहे हो, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ग्राफ कैसा आ रहा था, इंक्रीजिंग आ रहा था, ठीक है। फिर हमने 4 तरीके के ग्राफ देखे थे बेटा इसके अंदर। सबसे पहला था वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे तो बेटा क्या बताया था मैंने, वीक इलेक्ट्रोलाइट था, और जैसे ही आप किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaOH को ऐड करोगे तो क्या बनता था, सॉल्ट। तो सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर ये बिफोर ईपी की बात होगी। और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा, आपका CS3 वीक इलेक्ट्रोलाइट तो खत्म हो जाएगा, जो भी आपका बीकर में रखा होगा। फिर किसकी वजह से पूरी कंडक्टिविटी आएगी, NaOH की वजह से, जो ब्यूरेट में होगा। और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कंडक्टिविटी क्या होगी, शार्पली चेंज होगी, है ना, रैपिड चेंज दिखाई देगा हमें, ठीक है। सेकंड था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी इसमें उल्टा हो जाता था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेज क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ही NaOH ले लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने एसिटिक एसिड को ऐड किया तो आपका सॉल्ट बनता था। तो इसमें मैंने कैसे समझाया था बेटा, आयन की आयनिक मोबिलिटी के ऊपर, OH- की आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, एसिटेट आयन से ज्यादा, इसीलिए कंडक्टिविटी धीरे धीरे पहले क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और चूंकि आप ऐड किसको कर रहे हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट को, जो कहां पे रखा हुआ है, आपका ब्यूरेट के अंदर रखा हुआ है। तो फाइनली आपकी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज मच, ज्यादा चेंज दिखाई नहीं देगा। थर्ड हमने देखा था वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेज वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों अगर वीक हो जाए तो क्या होगा, तो अगर दोनों वीक हो जाते हैं बेटा तो सिंपली वीक में अपने किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट से वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे आप, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ये लिए थे, तो आपका पहले तो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा और जैसे ही ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट में जा रहा है तो सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और फाइनली आपको इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ही ऐड कर रहे हो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो तो मतलब क्या रहेगा, कंडक्टिविटी ज्यादा चेंज दिखाई नहीं देगा। और लास्ट हमने फोर्थ देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके अंदर क्या था, स्टार्टिंग में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बाद में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपका, तो शुरू में कंडक्टिविटी में ज्यादा चेंज हमें दिखाई नहीं देगा इक्विवेलेंस पॉइंट तक। और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद केवल एक ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बचेगा, तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बैटरीज के बारे में। आज लास्ट लेक्चर है ये, है ना, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे कि बैटरीज क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है। फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ मूव करेंगे। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है आपका बैटरीज, है ना, कि बैटरीज क्या होती हैं, कौन कौन सी बैटरीज होती हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा बैटरीज के बारे में। बैटरीज को ही कॉमर्शियल सेल भी बोला जाता है, बैटरीज, या फिर इनको हम लोग कॉमर्शियल सेल भी बुलाते हैं। तो बैटरीज या कॉमर्शियल सेल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, बैटरीज की बात करो तो बैटरीज क्या है, कोई भी सेल जो गैल्वेनिक सेल होता था। बैटरीज का मतलब ही क्या है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो और इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिले, केमिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, वही हमारे बैटरी की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम लोग
बैटरीज की बात करें तो बैटरीज क्या है, बैटरीज बेसिकली देखोगे आप अपने घर में इन्वर्टर वगैरह देखा होगा, उसकी बैटरी, उसमें बहुत सारे छोटी छोटी बैटरी को एक साथ जोड़ के वो बनाया जाता है ना। तो बैटरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखो बेटा बैटरी जो है ना, बैटरी को क्या बोलेंगे, बैटरी जो होता है कोई एक सेल हो, है ना, गैल्वेनिक सेल, जैसे आपने देखा होगा घर में आप मोबाइल के रिमोट में यूज करते हैं, वो भी आपकी बैटरी कहलाती है ना। आप घड़ी में जो लगाते हैं वो भी आपके लिए बैटरी कहलाती है, या सेल, बैटरी या सेल कुछ भी बोल लो आप। जैसे आप बात करो, अगर आपने जो घड़ी है ना, रिस्ट वॉच जो हम हाथों में घड़ी पहनते हैं, उसके अंदर भी आप देखोगे तो छोटा सा सेल यूज होता है, वो सब बैटरी के ही पोर्शन है ना। तो छोटा सेल भी हो सकता है या मोर देन वन सेल जो कनेक्टेड हो सीरीज में, नहीं कॉमर्शियल की स्पेलिंग सही कर लीजिए, कॉमर्शियल, ठीक है। तो इफ ए नंबर ऑफ, जनरली तो हम लोग ज्यादा सेल जब कनेक्टेड होते हैं उसी को हम लोग बैटरी का नाम देते हैं। तो हम लोग बोलेंगे इफ ए नंबर ऑफ सेल्स, इफ ए नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैटरी। उसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी बोल देते हैं, ठीक है। और बैटरी में होता क्या है, बेसिकली केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं इसमें, इन ए बैटरी केमिकल एनर्जी, कन्वर्टेड into electrical energy, chemical energy converted into electrical energy through redox reaction, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, केमिकल एनर्जी आपका किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हमारा मीनिंग हो गया बैटरी का। अब देखो जो बैटरी की बात करें तो बैटरी बेटा दो तरीके के हैं हमारे पास। जो बैटरीज की बात करो तो बैटरीज को हम लोग दो कैटेगरी में करते हैं। कैसे दो कैटेगरी में, देखो आप तो एक घर में जो यूज करते हो इन्वर्टर हो गया, वो भी एक तरीके का बैटरी है, और दूसरी बैटरी जो आप लोग घड़ी में लगा है आपके, है ना, घड़ी के अंदर जो सेल यूज करते हैं, मोबाइल के रिमोट, मोबाइल के अंदर भी बैटरी है आपके, है ना, जो हम लोग डिफरेंट टाइप के जो भी आपके पास सेल यूज करते हैं आप, है ना, जैसे रिमोट में यूज करोगे आप देखो तो आपके घड़ी में यूज होता है ना, दीवार घड़ी में यूज होते हैं, बहुत जगह पे आपका सेल्स का जो यूज है। आप जैसे देखो हम लोग ईयरफोन जो ब्लूटूथ वाले यूज करते हैं उसके अंदर भी छोटी सी बैटरी लगी होती है। तो बैटरीज को बेसिकली दो पार्ट में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। पहला जो होता है बैटरी को, एक तरीके की बैटरी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी बैटरीज, एक बैटरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज, और जो दूसरी बैटरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज। तो दो बैटरीज से क्या मीनिंग है हमारा, प्राइमरी बैटरीज किसको बोलते हैं, प्राइमरी बैटरीज बेटा ऐसी बैटरी होती है जिसको वापस आप चार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी बैटरी को बस हम लोग, अभी इसको डिफाइन मैं करा रहा हूं, अलग से लिखवाऊंगा, पर अभी बस मीनिंग हम लोग इसका समझे तो नॉट रिचार्जेबल, जिसको हम लोग वापस रिचार्ज नहीं कर सकते, नॉट रिचार्जेबल, जो वापस रिचार्ज नहीं होगा, ठीक है। और जो सेकेंडरी बैटरी होती है कैसी होती है, रिचार्जेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो दीवार घड़ी लगी है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, प्राइमरी बैटरी में, क्योंकि वो वापस तो रिचार्ज होती नहीं है। लेकिन जो आपका मोबाइल में बैटरी लगी है वो कौन सा है, रिचार्ज होने वाला है। आपके ब्लूटूथ में जो लगी होती है बैटरी वो भी रिचार्ज होती है। आप अगर देखो आपके हाथ घड़ी जो हैंड वॉच है उसके अंदर भी आप देखोगे तो जो घड़ी लगी है, जो सेल लगा है वो भी रिचार्ज नहीं होता, तो प्राइमरी। तो बेसिकली कुछ बैटरीज प्राइमरी की कैटेगरी में आते हैं, कुछ बैटरी आपकी सेकेंडरी बैटरी की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर प्राइमरी बैटरी की बात करें तो प्राइमरी बैटरी भी दो कैटेगरी, दो हमें देखनी है। प्राइमरी बैटरी को भी हमें दो सेक्शन में देखना है। सबसे पहली प्राइमरी बैटरी को हम लोग बोलते हैं ड्राई सेल, ड्राई सेल, या इसी को लैक्लेंसी सेल भी बोला जाता है, इसी को हम लोग लैक्लेंसी सेल भी बोलते हैं, लैक्लेंसी सेल। तो ड्राई सेल या लैक्लेंसी सेल ये बोला जाता है प्राइमरी बैटरी में। एक तो ये हो गया, और सेकंड जो ड्राई सेल बेसिकली वही वाला सेल है जो आप देखो ट्रांजिस्टर में यूज करते हो। आप देखो मोटे मोटे टॉर्च जो होते थे, है ना, गांव में टॉर्च यूज करते हैं, उसके अंदर मोटे मोटे बड़े बड़े सेल जो होते हैं वो ड्राई सेल है। आप घड़ी के अंदर जो सेल लगाते हैं वो भी ड्राई सेल है या लैक्लेंसी सेल बोलते हैं। और सेकंड सेल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेंसिल सेल, भी इसी कैटेगरी को बोलते हैं। ड्राई सेल को लैक्लेंसी सेल या पेंसिल सेल भी बोला जाता है इनको। मर्क्यूरी सेल, सेकंड सेल जो है वो कौन सा आपका, मर्क्यूरी सेल, या इसको आप बटन सेल भी बोलते हो, बटन सेल,
जो आप हाथ में घड़ी लगाते हैं उसके अंदर देखो छोटा सा सेल यूज करते हैं, तो उस तरीके के सेल को क्या बोलते हैं, बटन सेल बोला जाता है। ठीक है, जो हाथ में आप घड़ी यूज करते हैं उसके अंदर छोटा सेल लगता है, और बेसिकली वो क्या बोलते हैं, बटन सेल, या उसी को मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। सेकेंडरी बैटरीज की बात करो तो जो चार्ज होती हैं, है ना, जो हमारे घर में इन्वर्टर वगैरह यूज होते हैं उनमें आती है बैटरी। तो इसमें हमारे लिए तो पहला वाला ही मेन है, पहला वाला बैटरी होता है लेड स्टोरेज बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरी या सेल, लेड स्टोरेज सेल, या सेल कहने की बजाय इसको बैटरी कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये आप देखे होंगे घर में 12 वोल्ट की बैटरी होती है ना, 6 वोल्ट की होती है, इस तरीके से आपके वोल्टेज डिफाइंड होते हैं बैटरीज के। वो सेकेंडरी बैटरी में आती है, उनको रिचार्ज आप कर सकते हो, वापस फिर से चार्ज हो जाती है। जैसे आप जब तक लाइट देते हो तब तक वो चार्ज होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलेगी, चार्ज होगा, और जैसे ही लाइट चली जाएगी वो वापस आपको आउटपुट देने लगता है ना। तो ये सेकेंडरी बैटरी जो होती है ना, ये दोनों तरह काम करता है, गैल्वेनिक सेल की तरह भी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी। तो लेड स्टोरेज बैटरी या सेल, और दूसरा जो इसमें हमें देखना है वो हमारे लिए है निकल कैडमियम, निकल कैडमियम सेल। सेकंड जो सेल देखना है वो कौन सा है, निकल कैडमियम सेल। तो ये दो तरीके के हमें सेल को देखने होते हैं। ठीक है, इसमें लेड स्टोरेज बैटरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, निकल कैडमियम तो छोटा सा एक सेल है, और एक एक्स्ट्रा एक और सेल हमें पढ़ना है फ्यूल सेल, तो उसको मैं अभी पढ़ाऊंगा बाद में आपको फ्यूल सेल क्या होता है। चलो, तो अगर हम लोग अब बात करें, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, प्राइमरी बैटरी को, कि आखिर प्राइमरी बैटरी क्या है। तो अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें प्राइमरी बैटरी, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी बैटरी से शुरू करते हैं। तो प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी बैटरी जो भी बोलना है वो बोलो। फर्स्ट बैटरी की बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी कैसी है, नॉट रिचार्जेबल है सबसे पहली चीज। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइमरी बैटरी कैन बी यूज्ड ओनली वंस, कैन बी यूज्ड ओनली वंस, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, दैट इज द केमिकल रिएक्शन takes place, that is the chemical reaction takes place only once, and cannot be reused once it discharged। अगर ये डिस्चार्ज हो गया वापस, तो आप इसको वापस यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन केवल एक ही बार इसमें होता है, कैन नॉट बी रीयूज्ड वंस इट डिस्चार्ज। तो इस तरीके के बैटरी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी बैटरी। और प्राइमरी बैटरी जो होता है वो हमारे पास दो तरीके का होता है, एक ड्राई सेल होता है, दूसरा मर्क्यूरी सेल। तो अब हम ड्राई सेल को पढ़ते हैं, फिर हम लोग मर्क्यूरी सेल को पढ़ते हैं। चलो, तो ड्राई सेल को देखते हैं और मर्क्यूरी सेल को देखते हैं कि ड्राई सेल क्या होता है और मर्क्यूरी सेल क्या होता है। तो हम लोग प्राइमरी बैटरी को डिफाइन कर लिए, अब उसमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा किसको, ड्राई सेल को। सबसे पहली बैटरी हम लोग देखते हैं कौन सा, ड्राई सेल। तो देखो, ड्राई सेल की बात करो तो ड्राई सेल या लैक्लेंसी सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और कर देता हूं, और लैक्लेंसी सेल भी बोला जाता है इसे, लैक्लेंसी सेल। ठीक है, तो ड्राई सेल या लैक्लेंसी सेल क्या होता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग बैटरी पढ़ेंगे ना, जो भी सेल देखेंगे उसके अंदर हमें एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है। हमें बस देखो तीन चीजें हमें मेन जाननी होती है, एनोड किसका बना होगा ये जानना है, कैथोड किसका बना होगा ये जानना है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट उसमें कौन सा यूज होता है ये जानना है, और उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, बस ये जानना है बेटा। और उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम अगर देखना हो किसी में, तो डायग्राम को भी देखेंगे हम लोग। तो ड्राई सेल या लैक्लेंसी सेल में बस इन्हीं सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। तो ड्राई सेल या लैक्लेंसी सेल का पहले हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन डायग्राम को मैं समझाऊं कि इसका डायग्राम कैसे होता है, तो आपने जरूर घर में यूज किया होगा। वो सेल को आपने तोड़ के देखना, आपको उसमें दिखाई देगा। देखो उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको जिंक का कंटेनर दिखाई देगा। ये जो होता है आपके पास जिंक का एक कंटेनर होता है बेटा, और यहाँ पे देखना एक कैप लगा रहता है, आप देखे होंगे तो सेल के अंदर है ना, इस तरीके से एक कैप लगा रहता है। और ये जो देखो, ये बाहर से कवरिंग होती है, इसको बाहर से कवर किया होता है, ये पूरा ये पोर्शन ये कवर होता है आपका। ये देखो, ये कवरिंग होती है पूरी, इसको कवर किया होता है। ठीक है, ये जो कवरिंग वाला ये कवर पोर्शन है, कवरिंग है ये, इसका कवर किया हुआ है। आप देखना उसको पेपर वगैरह से कवर करके रखा जाता है, ढक के इसे रखा जाता है। और ये जो है आपका
नीचे वाला आप देखना, नीचे वाला पोर्शन आपका खुला रहता है। बेसिकली ये क्या होता है, आपका जिंक होता है। ये किसका बना होता है, ये जिंक का पूरा बना होता है। ये जो अंदर वाली लाइन है ये किसकी बनी होती है, जिंक कंटेनर होता है, जिंक का कंटेनर होता है आपका। ठीक है, आप देखो ये जिंक का कंटेनर होता है और इसके अंदर जैसे ही आप देखो तो इसके अंदर आपको एक ग्रेफाइट की रॉड दिखाई देगी। अगर आप तोड़ के निकालोगे कभी सेल को तो आप देखना इसके अंदर एक ग्रेफाइट की रॉड दिखाई देती है जो आपका इसको टच नहीं करती, नीचे वाले बॉटम पोर्शन को टच नहीं करेगी। ये जो हमने लगाया इसके अंदर ये क्या है, ग्रेफाइट की रॉड है। ये आपकी ग्रेफाइट की रॉड होती है। ठीक है, तो ये बेटा ग्रेफाइट की रॉड हो गई, ये कवर हो गया और ये आपका जिंक हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो तो आपको ये जो रॉड है इसको ये टच करता है। यहाँ पे आप देखना एक स्ट्रिप गोल सा ऐसा लगा रहता है ना, कैप लगा रहता है गोल सा, और उसके ऊपर पॉजिटिव लिखा होता है। तो बेसिकली इसमें टच ही करेगा, अंदर इसके अंदर टच करता है। एक बार डायग्राम एनसीईआरटी से भी देख लेना, है ना, इसी तरीके से डायग्राम इसका रहता है सेल का। तो ये ग्रेफाइट का टर्मिनल इसे टच करता रहेगा इस पोर्शन को। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या भरा रहेगा, इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है इस तरीके से। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, बेसिकली ये होता है हमारा मॉइस्ट पेस्ट ऑफ, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। और ये किसका बना है, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ किसका NH4Cl होता है इसके अंदर। ठीक है, प्लस आपका ZnCl2 भी होता है। ठीक है, प्लस ब्लैक कार्बन और प्लस MnO2। तो इसका हमारा मॉइस्ट पेस्ट यहाँ पे भरा होता है जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। अब जो जिंक होता है बेटा, यहाँ पे जिंक का जो कंटेनर बना है, जिंक कंटेनर खुद काम करता है किसकी तरह, एनोड की तरह। जिंक कंटेनर किसकी तरह काम करता है, आउटर कंटेनर एनोड की तरह। और जो ये ग्रेफाइट की रॉड लगी है, ग्रेफाइट की रॉड किसकी तरह काम करती है, कैथोड की तरह। तो चूंकि ग्रेफाइट से तो हम लोग नहीं ले सकते ना डायरेक्ट करंट, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होता है। तो यहाँ पे मेटल की एक छोटी सी स्ट्रिप लगी होती है ना, जिसके थ्रू उस पर आप देखना पॉजिटिव टर्मिनल लिखा होता है। ये हमारे लिए काम करता है किसकी तरह, कैथोड की तरह। किसकी तरह काम करेगा, कैथोड। तो ऊपर आप देखना प्लस लिखा रहता है और नीचे वाले पोर्शन पे देखना बैटरी के क्या लिखा होता है, माइनस। तो माइनस मतलब एनोड होता है, जिंक वो एनोड की तरह होता है। और ऊपर ये जो ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड ही बेसिकली क्या आपका कैथोड की तरह काम कर रही है। ये जो ग्रेफाइट की रॉड हमने लगाई है वही क्या है, कैथोड की तरह काम करती है। तो चूंकि ग्रेफाइट की रॉड पे हम लोग एक क्या लगा देते हैं, मेटल की स्ट्रिप लगा देते हैं और फिर हम लोग वायर को क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्ट करा देते हैं नीचे और ऊपर से। यहाँ से आप किसी बल्ब के थ्रू ऐसे कनेक्शन दे देते हो बल्ब, तो बल्ब ग्लो हो जाए तो मतलब क्या हो गया, बैटरी से करंट पास होने लगा। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके से बेसिक डायग्राम होता है। ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी से भी डायग्राम को प्रिफर कर लीजिएगा। बस यही सिंपल सा इसका डायग्राम है। अब देखो क्या क्या हमने इसमें समझा है, हमें मेन चीजें जाननी होती है। एनोड किसका बना है बेटा, यहाँ पे एनोड बना है हमारा जिंक कंटेनर का। एनोड किसका बना है, जिंक कंटेनर। ठीक है, एनोड के बाद बात करूं अगर मैं, कैथोड किसका होता है, हमसे यही सब क्वेश्चन मेन होते हैं कि ड्राई सेल के अंदर एनोड किसका होगा, जिंक कंटेनर। कैथोड किसका बना है आपका, कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट रॉड है। ठीक है, और सराउंडेड बाई, ये किससे सराउंड किया गया है, सराउंडेड बाई MnO2 जो मैंने बताया इसके अंदर रहता है ना। MnO2 जैसे बेसिकली यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सराउंड किया रहता है MnO2, है ना, MnO2 एंड ब्लैक कार्बन, MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक, तो ये सराउंड किया हुआ रहता है। ठीक है, या ब्लैक कार्बन या कार्बन ब्लैक जो भी बोलो। तो एनोड हमारा जिंक कंटेनर, कैथोड हमारा कार्बन ग्रेफाइट रॉड का होता है। और इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं अगर मैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया हमने, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा यूज किया है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे लिए जो यूज हो रहा है वो कौन सा है, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ। देखो ये इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया हमने, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2। ठीक है, तो ये तीन इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि ड्राई सेल में इस तरीके से होता है। ठीक है, और देखो अगर इसके आउटपुट वोल्टेज की बात करें कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना देगा, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा होता है आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट का। इसका आउटपुट वोल्टेज है 1.5 वोल्ट।
ठीक है। और इसका यूजेज अगर पूछ ले कि ये कहाँ कहाँ काम आता है तो इसके यूज की भी बात कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। तो आप देखो ट्रांजिस्टर्स में जो रेडियो वगैरह होते हैं उसमें आप देखो तो ये यूज करते हो आप, ट्रांजिस्टर्स के अंदर यूज होगा आपका, है ना। जो क्लॉक होते हैं उनके अंदर, घड़ियों के अंदर, रिमोट जो होते हैं जनरली उनके अंदर एक्सेट्रा, इस तरीके से उनके अंदर आप यूज करते हो इनको। तो ये ट्राई सेल है, लैक्लेंसी सेल। एनोड पता चल गया, कैथोड पता चल गया, इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली इसको एनसीईआरटी से ही पढ़ा दिया जाता है, फिर भी मैं समराइज करके नोट्स थोड़ा दे देता हूँ आपको ताकि ध्यान में रहे चीजें। तो बेसिकली किताब से ही पढ़ लेना काफी इजी होता है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं रहता है। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है। मेरा मेन काम था, मुझे रिएक्शन समझाना था, इसीलिए मैंने टॉपिक ले लिया है हैंड रिटन, नहीं तो मैं नोट से ही पढ़ा देता इसे। तो देखो ताकि आपको रिएक्शंस थोड़ा याद करना इजी हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं एनोड की, तो एनोड पे अब क्या होगा, एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे एनोड टर्मिनल निगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव, ऐसा क्यों, ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है ना, तो गैल्वेनिक में एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। अब इसके एनोड की रिएक्शंस की बात करो तो एनोड को तो सिंपल है, एनोड किसका बना है, जिंक कंटेनर का। तो एनोड रिएक्शंस की बात करोगे तो सीधे क्या करना है आपको, जिंक को ऑक्सीडाइज करा देना, और जिंक ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाएगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। और देखो आप जैसे जैसे देखो तो ये सेल आप देखेंगे तो ये इसका जो बाउंड्री होता है ना, धीरे धीरे गलती जाती है, धीरे धीरे खत्म होती है। आप देखना सेल जितना पुराना हो जाएगा आप दबाओगे तो ऐसे दब जाता है, वो तुरंत अंदर होल हो जाता है उसके अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जिंक का कंटेनर धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, क्योंकि जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वजह से जिंक का कंटेनर धीरे धीरे खत्म होता है और सेल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा कुछ समय के बाद। कैथोड की बात करो तो कैथोड पे क्या दिखाई देगा आपको, कैथोड पे आपको क्या दिखाई देगा, रिडक्शन। तो कैथोड पे हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन कराने का मतलब क्या है, तो कैथोड किसका है बेटा, कार्बन ग्रेफाइट का है। और कार्बन ग्रेफाइट नहीं चल रहा है, सही आती है, ठीक। तो देखो कैथोड का जो होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन की रिएक्शन करानी है। और रिडक्शन कराने का मतलब बेटा देखो, कार्बन का ग्रेफाइट रॉड है और किससे सराउंड किया, MnO2 से। तो बेसिकली रिडक्शन किसका होता है यहाँ पे, MnO2 का। रिडक्शन किसका होगा, MnO2 का। तो MnO2 का रिडक्शन होता है। तो देखो आपको मेन तो प्रोडक्ट ध्यान में रखना होता है ना। अब देखना ध्यान से मैं कैसे बता रहा हूँ। MnO2 किस ऑक्सीडेशन नंबर में बेटा, +4 में। रिडक्शन होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। तो MnO2 का ऑक्सीडेशन नंबर कम होके ये प्रोडक्ट बनाता है MnOOH। थोड़ा अजीब सा प्रोडक्ट है पर यही बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, +4 से रिड्यूस होकर किस में जाएगा, +3 में। तो देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 और OH का कितना होता है, -1। तो इसके ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा, +3 का। तो +4 से किस में चला गया, +3 में। तो इसका क्या हो गया, बेसिकली रिडक्शन हो गया। तो देखो मैग्नीज ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है, ये H कहां से आया, ये H कहां से आया। सवाल तो ये है कि H कहां से मिलेगा। रिएक्शन याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। फाइनली तो आपको रिएक्शन याद ही रखने हैं, फिर भी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे याद रखो। तो ये H कहां से आएगा, तो इस H के लिए देखो बेटा हमने इलेक्ट्रोलाइट का मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl + ZnCl2 लिया है। तो यहां से NH4+ आयंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहां से NH4+ आयंस मिलता है हमें, ठीक है। यहां से कौन सा आयन मिल जाएगा, NH4+ आयन मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट से। वो MnO2 को ऑक्सीडाइज करा के किसमें भेजे, ऑक्सीडाइज बोल दिया, रिड्यूस करा के किसमें भेजेगा, MnOOH के अंदर। और +4 से +3 में जा रहा है, मतलब जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ पे एक्सचेंज हुआ होगा, है ना। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तभी तो +3 में जाएगा। तो अब देखो MnO 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, Mn भी आ गया और एक हाइड्रोजन आ गया। तो यहां से अभी NH3 एक्स्ट्रा है ना, तो वो NH3 आपका यहां से NH3 गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो यहां पे निकलता है आपका NH3 गैस, ठीक है। क्लियर है क्या, आसान है ना, बिल्कुल। तो ये रिएक्शंस को इस तरीके से आप सिंपली याद कर सकते हैं कि आपका MnO2 जो है वो +4 से ऑक्सीडाइज रिड्यूस होकर किस में जा रहा है, +3 में। और NH4+ कहां से आया, ये मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl से आया। अब बात ये आ रही है कि ये जो अमोनिया की गैस निकल रही है, अमोनिया गैस अगर बेटा इसके अंदर बनती रही, इस कंटेनर के अंदर, तो गैस बनेगा तो ब्लास्ट भी कर सकता है सेल। तो आप देखोगे कभी सेल ब्लास्ट तो करता नहीं है कि सेल सर ब्लास्ट हो गया, फट गया, ऐसा तो नहीं होता कभी। तो होता क्या है, बेसिकली ये जो अमोनिया गैस निकलती है, हमने ZnCl2 को क्यों डाला, इसका भी यूज नहीं किया ना। ये अमोनिया गैस ZnCl2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है और वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो हमारा जो NH3 गैस निकली है, NH3 गैस, ये क्या होगा, इस ZnCl2 के साथ क्या करता है, कंबाइंड होता है और कंबाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कौन सा, ZnNH3 4। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग कल शुरू करने वाले हैं, उसमें यही सब देखेंगे।
तो जो आपका ZnNH3 4 और Cl2 इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये, ठीक है। तो ये अमोनिया गैस ZnCl2 से कंबाइंड होकर ये बना लेती है और एक्वस फॉर्म में होता है और ये सॉल्युबल भी होता है। एक्वस फॉर्म में बनाएगा और एक ऐसा हो जाएगा सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल है तो कोई हमें इसके अंदर सॉल्युबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, गैस हमारा ब्लास्ट करने वाला नहीं है। तो बस आपको फाइनली यही सब चीजें आपको गैल्वेनिक सेल के अंदर ड्राई सेल के अंदर आपको ध्यान रखनी है। एनोड किसका, कैथोड किसका, इलेक्ट्रोलाइट क्या, आउटपुट वोल्टेज क्या, यूज क्या है, एनोड पे क्या रिएक्शन, कैथोड पे क्या रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन अगर पूछेगा तो कर सकते हो, क्या करोगे ओवरऑल रिएक्शन के लिए, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करूंगा मैं तो 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव्स क्या देने लगेगा हमें, 2MnOOH प्लस 2NH3। अब क्या करो बेटा, इसको फर्स्ट इसे मान लो, सेकंड इसे मान लो, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो जैसे ही जोड़ोगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो आपको ओवरऑल फाइनल रिएक्शन क्या मिलने वाली है, Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस गिव्स क्या देने लगेगा आपको आंसर, Zn प्लस 2 प्लस 2MnOH O प्लस 2NH3, ठीक है। तो ये हमारे लिए फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको ये सब इंफॉर्मेशन इसके करस्पॉन्डिंग ड्राई सेल के करस्पॉन्डिंग ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेल की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट सेल जो अपना है वो कौन सा हमें देखना है, बटन सेल या मर्क्यूरी सेल की बात करते हैं। तो मर्क्यूरी सेल या बटन सेल की बात करो, सारे सेल बहुत ईजी है ना, सिंपल तरीके से ही है। इसी तरीके से हर सेल में यही इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सेल की बात करते हैं बेटा। अगला सेल है अपने पास बटन सेल, मर्क्यूरी सेल या बटन सेल। तो सेकंड सेल की बात कर रहा हूं मैं, मर्क्यूरी सेल या इसको हम लोग बटन सेल भी बुलाते हैं, बटन सेल, ठीक है। तो बात करो अगर मर्क्यूरी सेल या बटन सेल ये क्या होता है ना, तो मर्क्यूरी सेल या बटन सेल में भी आप इसका डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, है ना। आपको पता ही है बटन सेल कैसा रहता है, इस तरीके से कुछ रहता है सर्कुलर। आपको उसमें वो क्रॉस सेक्शन कट करके दिखा रखा है उसने, है ना, 3D व्यू दिखाया उसने। तो एक बार एनसीईआरटी से वो डायग्राम देख लेना, वो कट करके दिखाया उसने, ठीक है। तो डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ इसका, हम लोग जस्ट बात करते हैं इनके एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट और रिएक्शंस के बारे में। तो अगर मर्क्यूरी सेल के एनोड की बात करो, देखो ड्राई सेल में एनोड किसका था बेटा, जिंक का। इसमें जो एनोड हो जाता है वो जिंक एमलगम का हो जाता है, जिंक एमलगम। तो जिंक एमलगम को आपको पता होगा ZnHg लिखा जाता है। एमलगम बेसिकली है क्या, एमलगम का मतलब ही होता है बेटा कि मर्क्यूरी के अंदर किसी मेटल को डिजोल्व करा दो। मर्क्यूरी के अंदर किसी मेटल को डिजोल्व करने के बाद जो चीज हमें मिलती है उसी को जिंक एमलगम बोलते हैं। तो जिंक एमलगम का होता है, या इसे ऐसे भी लिखा जाता है ZnHg, ठीक है। तो जिंक एमलगम का क्या होता है आपका, एनोड होता है। ये हो गई एनोड की बात करें अगर कैथोड किसका बना होता है इसमें, तो उसमें बेटा कैथोड किसका था, MnO2 का था। यहाँ पे जो कैथोड होता है वो हमारा मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO का होता है। तो हम लोग यही बोलेंगे कैथोड जो है, कैथोड होता है पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। HgO और कार्बन का पेस्ट होता है ये, ठीक है, जो कैथोड होता है। और इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, जो मेन पॉइंट है वो सब मैं लिखवा रहा हूँ, बाकी ये किताब से एक बार आप पढ़ सकते हैं ना, काफी सिंपल होता है। इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, ये सब हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, उन्हीं को मैं लिखवा रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तौर पे यूज किया जाता है पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। जिंक ऑक्साइड और KOH के पेस्ट को यूज करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, ठीक है। चलो आउटपुट वोल्टेज की बात कर लो, यहीं पे आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज सब मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं, है ना, आपको यही सब ध्यान में रखना है। आउटपुट वोल्टेज की बात करो तो इसका आउटपुट वोल्टेज होता है 1.35 वोल्ट, और ये लाइफ टाइम है ना, कांस्टेंट रहता है, 1.35 से चेंज नहीं होता है कभी, 1.35 रहेगा। खराब होगा सेल तो ये सीधा खत्म हो जाता है ना आपका। तो ये 1.35। और यूज की बात करो कि कहाँ यूज करेंगे, तो यूज करने के लिए हम लोग जनरली इसको रिस्ट वॉच में, हाथ में घड़ी जो लगाते हैं आप, उसके अंदर यूज होता है ये आपका, ठीक है। हियरिंग एड्स में, जो आप कुछ लोगों के आप देखो कान खराब हो जाते हैं तो वो लोग सुनने के लिए यूज करते हैं, तो उनके अंदर भी मशीन्स लगाई जाती है छोटी सी, तो हियरिंग एड्स में, इन सब चीजों में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं इसका। अब जस्ट अगर हम लोग बात करें इसके एनोड की,
तो एनोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। मुझे बस मेन पर्पज मेरा क्या है पढ़ाने का, रिएक्शंस आपको याद कराना और समझा देना कैसे करना, और बोर्ड में भी आता है ना, कोई ना कोई 4 सेल में से कोई एक आएगा ही आएगा। तो एनोड पे बात करो तो ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए क्या है बेटा हमारे पास, जिंक एमलगम है। एनोड पे क्या है, जिंक एमलगम। तो आपको फाइनली याद रखना है जिंक एमलगम का ऑक्सीडेशन होता है तो Zn+2 है ना, Zn+2। पिछले वाले में क्या हो रहा था अपना, पिछले वाले में जिंक आपका किस में जा रहा था, जिंक जा रहा था Zn+2 में। यहाँ पे Zn+2 में नहीं जाके जिंक किस में जाएगा आपका, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होने का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। तो यहाँ पे जिंक+2 ना बन के क्या बन जाता है, ZnO बन जाता है। अब बात आ रही है कि ZnO कहाँ से आया या ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो ये ऑक्सीजन के लिए बेटा हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है ना KOH को, तो ऑक्सीजन यहाँ से आ जाता है, कहाँ से, KOH से। तो यहां से देखो अगर हमने इसको OH- दे दिया तो क्या हो जाएगा आपका, ZnO बन जाएगा, ZnO बन जाएगा। अब बात आ रही है कि एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो रहा है तो क्या किया जाए, इसके लिए 2 कर दो तो आपको हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 1 हो जाएगा, तो आप यहाँ से 2H2O भी निकाल सकते हो, है ना। तो मेन पर्पज है रिएक्शंस को याद रखो। कैसे मैं रिएक्शंस को याद कराऊं, क्या टेक्निक है, आपको बस ध्यान रखना है जिंक किसमें कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड में। अभी ऑक्सीजन कहां से आता है, OH- से। OH- कहां से है, KOH से अपना, ठीक है। तो यहां से OH- आ गया और OH- आते ही आप 1 कर देंगे तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगा, तो एक हाइड्रोजन से तो कुछ नहीं होने वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, H2O। तो अब देखो ये रिएक्शन अपनी पूरी बैलेंस हो जाती है। यहाँ 2 नहीं रहेगा, यहाँ 1 ही रहेगा ना, 2 क्यों लगा दिया, 1 ही रहेगा H2O, क्योंकि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। और कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, Zn किससे जा रहा है, Zn 0 से किस में जा रहा है, 0 में है, यहाँ पे किस में है, +2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसने निकाला भी होगा। तो ये रिएक्शन हो गई इसकी, एनोड की। सिंपल है, याद कर सकते हैं। बस मेन याद रखना है कि ZnHg कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ZnO में। इसी तरीके से कैथोड की बात करूं अगर मैं, तो कैथोड पे क्या देखेंगे हम लोग, रिडक्शन। कैथोड पे क्या देखेंगे, रिडक्शन। और रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन अब किसका होगा, तो कैथोड किसका है, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा रिडक्शन किसका हो जाता है, HgO का। और फाइनली आपको HgO का रिडक्शन होगा, तो बताओ HgO रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg लिक्विड। यहाँ पे देखो +2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0। रिडक्शन होने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होने का मतलब +2 से किस में जाना, उसके ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। अब +2 से 0 में जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसने 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो 0 में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Hg। तो इस तरीके से अब ये बचा, ये ऑक्सीजन बचा रहेगा ना, तो अब इस ऑक्सीजन के लिए क्या करें, तो ये ऑक्सीजन आपका चला जाएगा किसमें बेटा, OH- के अंदर, किसमें, OH-। अब ये OH- के लिए एक हाइड्रोजन आ गया एक्स्ट्रा, ये OH- था ना अपने पास, तो देखो जो OH- यहाँ कंज्यूम हुआ था वही OH- वापस प्रोड्यूस भी हो जाता है। तो OH- आते ही एक देखो यहाँ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितने, 1 है। तो अगर मैं इसे बेटा 2 कर दूं 2OH-, तो क्या यहाँ पे मैं H2O लिख सकता हूँ आराम से, यहाँ पे आराम से H2O लिख सकता हूँ ना, यहाँ 2H- करते रिएक्शन भी बैलेंस हो गई अपनी। और देखो तरीका एक और क्या याद करने का, जो यहाँ पे H2O + 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बने थे उन्हीं दोनों को यहाँ पे जोड़ दो, जो यहाँ पे बना था ना उन्हीं दोनों को यहाँ पे जोड़ दो, तो ये कैथोड की रिडक्शन की रिएक्शन हो जाती है। मेन रिएक्शन से याद रखने में मुश्किल होती है, तो उसको समझते हुए चलिए। HgO से Hg में जाएगा, और जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, और O बचा है तो इसके लिए OH-। अब OH- में एक हाइड्रोजन आ गया, तो एक हाइड्रोजन से कुछ नहीं होता, तो एक के लिए हमने 2 कर दिया, 2 करने से वजह से क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से। और आप अगर चाहो तो नेट रिएक्शन अगर आप लिखना चाहो तो नेट रिएक्शन भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो नेट रिएक्शन क्या मिलेगी, ZnHg। मर्क्यूरी से नहीं कंफ्यूज होना, ये तो हमारा एमलगम है ना, ये तो बैठ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, उसको बैलेंस नहीं करना होता। तो ZnHg सॉलिड प्लस HgO सॉलिड, ये हमें क्या देने लगा, ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें फाइनल रिएक्शन हमें दिखाई देगी। और बेटा अगर इस फाइनल रिएक्शन का मैं ई सेल आपसे पूछूं, तो ई सेल अगर गैल्वेनोस्ट इक्वेशन लगाओगे तो क्या आएगा, E0 सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा यहाँ सॉलिड है, लिक्विड है, यहाँ सॉलिड है, सॉलिड है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म तो क्या होने वाला है, 1 हो जाने वाला है। ये वाला टर्म log 1 हो जाएगा, और log 1 होते ही क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, समझे क्या। तो इस तरीके की बैटरी का हमेशा ई सेल जो होता है वो किसके बराबर आता है, E0 सेल के, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए मैंने कहा ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम ये हमेशा कितना प्रोड्यूस करेगा वोल्टेज, 1.35 वोल्ट का,
है ना, थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ये लिख देता हूं मैं, चाहूं तो यहाँ पे लाइन ये लिख सकते हैं, थ्रू आउट द लाइफ टाइम, थ्रू आउट द लाइफ टाइम, जब तक इस बैटरी को चलना होगा, थ्रू आउट द लाइफ टाइम इट गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज, ये आपको कांस्टेंट वोल्टेज देगा, ये वोल्टेज कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा मर्क्यूरी सेल के बारे में बात हो गई। तो हमने प्राइमरी सेल में दोनों तरीके के सेल देख लिए, एक हमारे पास ड्राई सेल था, दूसरा हमारे पास मर्क्यूरी सेल था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला हम लोग सेकेंडरी सेल के ऊपर आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल क्या होता है? तो सेकेंडरी सेल के अगर बारे में बात करें कि सेकेंडरी सेल हमारा क्या होता है, तो देखो सेकेंडरी सेल अभी जैसा कि मैंने बताया, सेकेंडरी सेल कैसा सेल होगा बेटा, जिसको फिर से आप रिचार्ज कर सकते हो, रिचार्जेबल सेल होगा। तो हम लोग लेते हैं आप सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरीज। तो सेकेंडरी बैटरीज किसको बोलेंगे, कैसी बैटरी को सेकेंडरी बैटरीज बोलेंगे? तो सेकेंडरी बैटरीज पहली तो ये रिचार्जेबल होंगी, जो रिचार्ज हो सके, वापस रिचार्ज हो सके। इसका मतलब अगर इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? व्हेन करंट इज अप्लाइड, व्हेन करंट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बेटा पहले तो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करवाओ और बाद में आप उसको करंट दो ताकि वो किसकी तरह काम करे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी। तो व्हेन करंट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन करंट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन गेट्स रिवर्स्ड, केमिकल रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जो भी रहता है, गेट रिवर्स्ड एंड द सेल गेट्स रिचार्ज्ड, वो सेल वापिस क्या हो जाएगा आपका, एंड द सेल गेट्स रिचार्ज, वापिस रिचार्ज हो जाता है वो सेल बेटा, एंड हेंस कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइम्स, कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइम्स, कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो आप देखो साइकिल होता है ना, सेल साइकिल बनाते हैं हम लोग कई सारे, कितने साइकिल तक बैटरी चलते, जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो आप देखो फिर अगले दिन उसको चार्जिंग में लगा देते हो तो आपका फिर से चार्ज हो जाता है ना। तो बार बार आपको मल्टीपल टाइम्स में आप यूज कर सकते हैं, वो बेसिकली कौन सा एग्जांपल है, सेकेंडरी बैटरी ही बोलते हैं। अब सेकेंडरी बैटरी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कौन सा, लेड स्टोरेज बैटरी, जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट भी है ना, दूसरी वाली बैटरी तो बस रिएक्शंस देखना है, उसमें कुछ है नहीं। लेड स्टोरेज बैटरी ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछी जाती है, लेड स्टोरेज बैटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही यूजफुल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी का भी डायग्राम देख सकते हो, है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3D सेक्शन में। मैं इसका 2D डायग्राम बस आपको बना के दिखा सकता हूँ कि 2D में इसको दिखाना होगा। आप देखे होंगे घर में जो बैटरी यूज होती है 6 वोल्ट 12 वोल्ट की, वो बेसिकली क्या होती है, लेड स्टोरेज बैटरी है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इस तरीके से स्ट्रिप लगी रहती है, इस तरीके से आपकी स्ट्रिप लगी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, देखो इसके अंदर स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं। डायग्राम देख लेना एक बार, मैं बस ऐसे ही जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, रफ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ उसका। इस तरीके से स्ट्रिप्स लगी होती हैं। ये जो मैंने रेड वाले पोर्शन दिखाए हैं, ये बेसिकली आपके एनोड की तरह काम करेगा। ये आपका एनोड की तरह काम करवा रहा हूं। देखो ये जो है, ये टर्मिनल्स जो लगे हैं, ये सारे जो हैं, ये वाले टर्मिनल्स, ये जो मैंने बनाए, ये आपका एनोड की प्लेट है। सीरीज ऑफ बैटरीज है ना, एक साथ कनेक्ट कर दी जाती हैं बहुत सारी, तो ये आपका एनोड है। ये आपके लिए क्या है, एनोड। और एनोड कैसा होता है बेटा, निगेटिव टर्मिनल। एनोड कैसा रहेगा, निगेटिव टर्मिनल। और जो मैंने ये ब्लू वाले दिखाए हैं, ये आपके लिए कैथोड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपका कैथोड होता है, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ये कैथोड है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो एनोड हो गया निगेटिव टर्मिनल, कैथोड हो गया हमारे लिए पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये देखो यहाँ पे जाके ज्वाइंट हो गया, इसको भी ज्वाइन कर लो, इसको भी ज्वाइन कर लो। तो इस सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया, एनोड और कैथोड को हमने क्या कर दिया, पूरा सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो टर्मिनल समझ गए। अब इसके अंदर क्या भरा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी भरा रहेगा।
हमें तो बस यही चीजें समझनी है, एनोड होता है, कैथोड होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसके अंदर आप क्या भर दोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भर दोगे। तो ये काफी सिंपल होता है। देखो जो एनोड बना है, ये एनोड किसका बना होता है, एनोड बना होता है इसमें बेटा पीबीओ का, नहीं पीबीओ बोल दिया गलत मैंने, पीबी का बना होता है। एनोड किसका होता है, पीबी का। और जो कैथोड है, कैथोड टर्मिनल बना होता है पीबीओ2 का। ये पीबीओ2 सॉलिड का होता है और ये किसका बना होता है आपका, पीबी सॉलिड का। तो एनोड हमारा हो गया पीबी सॉलिड का और कैथोड हो गया पीबीओ2 का। और जो अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा है, ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारा H2SO4 का। इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, H2SO4 होता है और ये 38% बाई मास होता है, 38% बाई मास। ठीक है, तो इस तरीके से लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड टर्मिनल हो गया, इधर वाले टर्मिनल आपके कैथोड हो जाता है। ये कौन सा है, कैथोड वाला है। तो एनोड कैथोड को आपने सीरीज में अरेंज कर दिया तो वो हमारे लिए लेड स्टोरेज बैटरी हो जाती है। तो ये भी बोर्ड में आता है, तो आप ये डायग्राम भी सिंपल वाला बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो बुक में देखोगे तो थोड़ा हाई फाई 3D डायग्राम है। तो अगर बायो वाले जो बच्चे हैं, बायोलॉजी वालों के लिए तो डायग्राम बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, उनका तो इंटरेस्ट ही होता है वही सब करना, तो डायग्राम बना सकते हो आसानी से, है ना। मैथ्स वालों के लिए काम चलाओ डायग्राम इस तरीके से काम कर सकते हैं। चलो तो देखो, अगर एनोड की बात करूं मैं, तो एनोड इसमें किसका बना है बेटा, एनोड किसका लिया मैंने, पीबी का। एनोड किसका होता है, पीबी। कैथोड की बात करोगे तो कैथोड किसका लेते हैं हम लोग, कैथोड होता है हमारे लिए, कैथोड पीबीओ2 का बना है ना। तो ये देखो पीबीओ2 किसी चीज के अंदर भरा है ना, तो इसमें हम लोग यही बोलेंगे लेड ग्रिड फिल्ड विथ पीबीओ2, फिल्ड विथ पीबी2। पीबीओ2 के सॉलिड फॉर्म में पाउडर्ड भरे जाते हैं इसके अंदर, है ना, आपके पीबीओ2 के इसके अंदर, लेड ग्रिड के अंदर। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें अगर हम लोग, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे लिए क्या है, H2SO4। और H2SO4 क्या होता है, कितना होता है, ये भी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है, 38% बाई मास। ध्यान रखना H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना लेना है, 38% बाई मास लिया जाता है। अब देखो इसको समझना काफी सिंपल है। अब इसको मैं जैसे बताऊं आपको, इसमें देखो सिंपल सा, पहले अगर मैं सेल नोटेशन की तरह अगर इसको लिख के दिखाऊं, है ना, जैसे देखो आपको मैं इससे, इसका भी सेल नोटेशन हम लोग लिख सकते थे। देखो इसमें जैसे अगर लिखना होता तो हमें पता है ये जिंक किस में जा रहा है, ZnO में, और HgO किस में जा रहा है, Hg में। तो इसका अगर सेल नोटेशन की तरह लिखना होता तो इसका सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, Zn/ZnO। जिंक किस में जाएगा, ZnO में। और ये सॉल्ट ब्रिज की तरह हम लोग मान लो दिखा देते हैं, या आप बेसिकली क्या करो, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट को दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्या लिख देंगे हम लोग इसके अंदर, पेस्ट ऑफ KOH प्लस ZnO। और इस साइड में क्या आएगा आपका, HgO किस में जा रहा है, Hg। तो इस तरीके से भी दिखाने का एक तरीका है। ये तरीका बस मैं बता रहा हूँ, ये तरीका होता है, जनरली बुक में नहीं दिया, पर इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। जैसे इसे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखो एनोड पे जो है, एनोड आपको अगर लू मैं यहाँ पे, तो एनोड देखो, एनोड पे बेटा पीबी है, और पीबी आपका कन्वर्ट होता है एनोड पे PbSO4 में। पीबी किस में कन्वर्ट होता है, PbSO4 में। और कैथोड की बात करूं अगर मैं यहां पे, कैथोड, तो कैथोड पे क्या होता है, हमको फाइनली रिएक्शंस ध्यान रखने हैं ना, उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो कैथोड पे क्या है आपके पास, PbO2। कैथोड पे क्या है हमारे पास, PbO2। और एक अच्छी बात यह है कि PbO2 भी कन्वर्ट होता है किसके अंदर, PbSO4 में। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से किस में चला गया, +2 में, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 PbO2 में, और +4 से किस में चला गया, +2, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। और बीच में बेसिकली हम लोग क्या भर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। बीच में क्या ले लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो कौन सा होगा आपके लिए, H2SO4। कौन सा होगा, H2SO4, और 38% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, 38% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा इसके अंदर। सिंपल है ना, आसान है। अब इसको बस रिएक्शंस को समझ लो तो पता चल जाएगा क्या क्या होने वाला है। तो रिएक्शंस भी देखो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एनोड की रिएक्शंस की बात करो तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करा दो, किसका ऑक्सीडेशन कराओगे बेटा, एनोड पे क्या है, पीबी। तो पीबी है, और पीबी का रिजल्ट क्या बनने वाला है ऑक्सीडेशन होके, PbSO4। ये मैंने बताई दिया, ये याद रखना पड़ेगा किससे क्या बनने वाला है। तो पीबी का क्या बनेगा, PbSO4। और पीबी से PbSO4, तो सल्फेट कहां से आएगा बेटा, सिंपल है, इलेक्ट्रोलाइट सल्फेट आयन तो दे ही सकता है ना, तो बस यहाँ पे सिंपली सल्फेट आयन को जोड़ दो, तो क्या बन गया, पीबी से PbSO4। और आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन का,
कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा इसको, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन है तो 0 से किस में जा रहा है +2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिए। सिंपल है। एनोड वाले रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं। कैथोड वाली देखो, कैथोड वाली थोड़ी डरावनी लगती है और डरते भी हैं स्टूडेंट्स, पर मैं बता रहा हूं इसको, ये भी इजी है ना, इसमें भी कुछ नहीं है मुश्किल। कैथोड के रिएक्शन में बस इतना ध्यान रखो, जो PbO2 है कैथोड पे क्या आपका PbO2, और PbO2 भी किस में कन्वर्ट होगा बेटा, PbSO4 में। तो पहले इसको कन्वर्ट करा देता हूं मैं, किसमें, PbSO4 में। ठीक है, तो इतना तो हमें आइडिया लग गया कि PbO2 से PbSO4 जा रहा है, तो ये सल्फेट कहां से आया होगा, ये सल्फेट तो H2SO4 से आया होगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सल्फेट को तुरंत क्या कर दो, जोड़ दो, तो सल्फेट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब Pb हो गया, सल्फेट हो गया। अब ये 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, ये 2 ऑक्सीजन क्या दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा। और 2 ऑक्सीजन अगर बेटा एक्स्ट्रा दिख रहे हैं तो ऑक्सीजन को कैसे काम किया जाए इसके ऊपर, तो क्या यहाँ पे हमारे पास H2SO4 से H+ भी अवेलेबल है, हमारे पास H+ भी अवेलेबल है। तो अगर 2 ऑक्सीजन मेरे पास हैं और 2 ऑक्सीजन को अगर मैंने 4 H+ दे दिया बेटा, तो क्या मैं यहाँ पे 2 H2O बना सकता हूं, बोलो। 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन भी यूटिलाइज हो गया, समझे क्या। तो ये डरावना थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा। PbO2 जाएगा PbSO4 में, फिर SO4 के लिए सल्फेट डाल दो। यहाँ पे चूंकि 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं, तो इन दोनों ऑक्सीजन को क्या किया जाए, तो इन ऑक्सीजन के लिए आपके पास H2SO4 से H+ तो है ही, तो H+ है तो कितना भी H+ ले सकता हूं मैं। 4 H+ क्यों लिया मैंने, ताकि ये 2 H2O बना सके। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालने की बात हो गई, तो देखो कितना है, ये +4 में था और ये +4 से किस में जा रहा है, +2 में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का एक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो। +4 से किस में चला गया, +2 में, 2 इलेक्ट्रॉन को और जोड़ दिया। सिंपल है कि नहीं। और अगर नेट रिएक्शन की बात करें, अब एनोड कैथोड की रिएक्शन हमने समझ ली, नेट रिएक्शन की बात करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये सल्फेट और 4H+, ये मिलके कितना हो जाएगा, क्या इसको 2H2SO4 लिखा जा सकता है, H2SO4 के 2 मोल लिख सकता हूं, सल्फेट के 2 मोल, हाइड्रोजन के 4, तो इसका मतलब ये क्या लिखा जाएगा, नेट रिएक्शन की बात करूंगा मैं, तो Pb प्लस PbO2 प्लस ये सल्फेट और ये मिलके कितना बन जाएगा, 2H2SO4 बन जाएगा, 2H2SO4। ठीक है, 2 सल्फेट और 4 हाइड्रोजन, 2H2SO4, और ये हमारे लिए क्या देने वाला है, 2PbSO4। ठीक है, प्लस यहां से PbSO4 और PbSO4 मिलके कितने हो गए, 2PbSO4 प्लस 2H2O, तो ये हो गया। और साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा, तो ये इसका सेल रिएक्शन हो जाता है। अब ध्यान रखना है ना, इसमें बोर्ड में क्या पूछता है, डिस्चार्जिंग के समय का सेल रिएक्शन और रिचार्जिंग के समय का सेल रिएक्शन। तो ये जो हमने सेल रिएक्शन लिखा है बेटा, ये किस समय का है बता सकते हो, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, डिस्चार्ज होते समय। कौन सी रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन। आपका डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी आपकी क्या हो रही है, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन की बात करेगा तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन हमारे लिए ये हो जाएगी। अगर हमसे रिचार्जिंग रिएक्शन बोलेगा तो क्या करना है, इनको उल्टा लिख देना है। रिचार्जिंग का मतलब इन रिएक्शंस को क्या कर देना हमें, उल्टा। क्या होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये दोनों चीजें अब इसमें कन्वर्ट होंगी। आपका एनोड भी बनने लगेगा, आपका कैथोड भी बनने लगेगा, और आपका H2SO4। आप देखो ना, बैटरी जो यूज करते हो घर में, उसमें कभी कभी देखो बैटरी में बोलते हैं कि आप देखो व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। आप ध्यान से देखना, अगर इन्वर्टर की बैटरी को देखोगे तो उसपे व्हाइट कलर के पाउडर इकट्ठा हो जाते हैं। बेसिकली वो पाउडर PbO2 का ही होता है। किसका होता है, PbO2। और आप देखो उसमें पानी डालना पड़ता है हमको, वाटर मिलाना पड़ता है। वाटर मिलाने से क्या हो जाएगा, वो जो PbO2 है आपका, वाटर मिलाने के बाद फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी PbO2 बोल रहा हूं, वो क्या होता है, व्हाइट पाउडर PbSO4 का होता है ना, लेड सल्फेट का। तो लेड सल्फेट में अगर आप पानी वापस मिला दोगे तो वापस आपका देखो PbA2 मतलब कैथोड वाला टर्मिनल तैयार हो जाता है। होता क्या है ना, बैटरी के अंदर देखोगे तो पानी खोल खोल के डाला जाता है उसके अंदर, है ना, डिप में। होता क्या, उसके अंदर सूख के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो PbO2 है किस में कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4। तो ये पाउडर फॉर्म में व्हाइट पाउडर में इकट्ठा हो जाता है, तो वापिस पानी डालने से क्या हो जाता है ना, वापिस PbO2 बन जाता है आपका। तो इस तरीके से ये डिस्चार्ज होते समय इलेक्ट्रिसिटी देगा, और इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे तो रिचार्जिंग की रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो रिचार्जिंग की रिएक्शन से अगर पूछे तो बस इसी रिएक्शन को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। चलो, तो उसको मैं अगले पेज में बता ही देता हूं रिचार्जिंग की रिएक्शन को। तो हम लोग यही लिखेंगे, इसके अंदर क्या हो रहा है, ड्यूरिंग, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी लिख लेते हैं, ड्यूरिंग वर्किंग, जब ये काम कर रहा है, ड्यूरिंग वर्किंग मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो ड्यूरिंग वर्किंग कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 जो है, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेज।
concentration of H2SO4 decreases up to 34.6%. 38% था, 38 से कहाँ चला गया 34.6%. then battery will discharge. बैटरी डिस्चार्ज कब होती है बेटा? जब कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज होकर कितने पे पहुंच जाए 34.6 पे, तो बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी. सो फॉर रिचार्जिंग द बैटरी करंट विल बी सप्लाइड. करंट आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा. करंट विल बी सप्लाइड एंड रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड. रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? रिवर्स्ड हो जाएगी. सो बैटरी विल एक्ट एज, तो अब बैटरी कैसे काम करने लगेगी? बैटरी विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. वो बैटरी आपकी कैसे काम करने लगेगी बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगेगी. इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो अगर मुझसे रिचार्जिंग की रिएक्शन पूछे और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन थी, तो अगर रिचार्जिंग की रिएक्शन पूछे तो रिचार्जिंग की रिएक्शन में कुछ नहीं करना है. जो ये हमारा डिस्चार्जिंग का रिएक्शन था ना, इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो. 2PbSO4 + 2H2O गिव्स दिस, है ना. इस तरीके से बस उल्टा करके लिख दो. तो रिचार्जिंग की एनोड कैथोड की भी बात करेगा तो उनको भी आप उल्टा करके बस लिख दीजिएगा. तो रिचार्जिंग का 2PbSO4 + 2H2O गिव्स क्या हो जाएगा आपके लिए? Pb, ये बन गया एनोड, प्लस PbO2 कैथोड मिल गया हमें, ठीक है. उसके बाद Pb + PbO2 और क्या मिलेगा हमें साथ में बेटा? 2H2SO4. तो ये हमारा हो जाता है रिचार्जिंग की रिएक्शन. तो आपसे रिचार्जिंग की रिएक्शन पूछ सकता है, तो मैंने समझा दिया है किस तरीके से होता है, ठीक है. अब देखो इसी में हम लोग एक और सेल हमारे पास कौन सा बचा है? छोटा सा ही सेल है, निकल कैडमियम सेल. सेकेंड सेल जो बताया था मैंने आपको, निकल कैडमियम सेल. ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, कम पूछा जाता है ना, जबकि इसकी वर्किंग जो है ना इससे अच्छा है, पर बहुत महंगा मिलता है, इसी वजह से इसे यूज नहीं करते. तो निकल कैडमियम में बस जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन देता जाता हूं, आपको ध्यान रखिएगा. एनोड आपका जो बना होता है, ये बना होता है आपका CD का. जो कैथोड की बात करोगे तो कैथोड आपका बना होता है बेटा NiO2 का, ठीक है. और आप अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे कि इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन सा यूज होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है इसके अंदर आपका KOH सॉल्यूशन का. KOH का सॉल्यूशन यूज होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. और अगर इसका आउटपुट वोल्टेज की बात करें हम लोग, आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज इसका कितना है आपके लिए? 1.4 वोल्ट. 1.4 वोल्ट. और इनके रिएक्शंस की बात कर लो. चलो रिएक्शंस भी लिख लेते हैं हम लोग तुरंत. एनोड पे क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या लिखेंगे हम लोग? कैडमियम जो है आपका CD जो है, ये CD आपका कन्वर्ट होगा किसके अंदर बेटा? CD + 2 इलेक्ट्रॉन. फिर ये जो CD + 2 आपका बनता है, ये CD + 2 आपका करता है रिएक्ट किसके साथ? ये OH- सॉल्यूशन के साथ. और ये 2OH- से रिएक्ट करके आपका क्या बना देता है? CdOH ट्वाइस, ठीक है. और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे इस तरीके से बस, ठीक है. नहीं, यहाँ नहीं इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन तो हमने ऊपर ही रिलीज करा दे. तो CD + 2 2H- से कंबाइंड होकर क्या बना देता है? CdOH ट्वाइस बना देता है आपका, ठीक है. और अगर इस ओवरऑल रिएक्शंस को जोड़ दिया जाए तो आपको CD + 2 कहीं नहीं दिखाई देगा. आपको क्या मिलेगा? सीधे CD + 2OH- विल गिव क्या देगा हमें? CdOH ट्वाइस + 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसमें रिएक्शंस ही है, इनको ध्यान रखने वाला है. सिंपल है निकल कैडमियम का, बस ये रिएक्शंस को ध्यान रखो. कैडमियम है, ये OH- से रिएक्ट करेगा, CdOH ट्वाइस बना देगा. और कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होने वाला है? रिडक्शन. और रिडक्शन की बात करो तो कैथोड का रिडक्शन करा दो. तो कैथोड पे रिडक्शन किसका कराओगे? NiO2 का. तो बेटा NiO2 में जो निकिल है वो किस में बैठा है आपका? बस इसमें देखो कैडमियम वाले में क्या ध्यान रखना, CD किस में कन्वर्ट होगा आपका? CdOH ट्वाइस में.
CD किस में था, जीरो से किस में जाना है, +2 में, तो ये रिएक्शंस हो जाती है। और NiO2 में आप देखो निकिल किस में बैठा है, +4 में, तो ये +4 से आपका गिरेगा किसके अंदर जाके बेटा, +2 में, तो NiO2 आपका फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर जाके, NiOH2 में, NiOH2 तो किस में चला गया, +2 में, रिडक्शन हो गया। अब OH कहाँ से आएगा, तो आइडिया मैंने अभी दे दिया है। OH के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, वाटर ले लो, यहाँ से सॉल्यूशन है ना KOH का, तो KOH के सॉल्यूशन से वाटर ले लेंगे, ठीक है। और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, 4 से 2 में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, तो ये आपका निकिल OH2 बन जाएगा, और 2H2 लिए हो तो आपका 2OH- भी बन जाएगा, ठीक है। तो निकिल कैडमियम वाले में बस रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये वैसे पूछा नहीं है कभी, ना ही मुझे लग रहा है कि कभी पूछा जाएगा, पर ध्यान रखिएगा। और अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं मैं, तो ओवरऑल रिएक्शंस में क्या होगा, बस इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O विल गिव, क्या देने लगेगा, CdOH2 प्लस NiOH2, और ये 2H- से 2H- कट गया, मतलब जितना आपने OH- को लिया था वो OH- फिर से वापस प्रोड्यूस हो गया था, तो ये हमारी नेट सेल रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। एक और सेल हमें पढ़ना है, लास्ट सेल है हमारे पास फ्यूल सेल, तो उसको भी मैं कंप्लीट करा लेता हूँ, फिर हम लोग कोरोजन, आप थोड़ा सा बस मैं आइडिया दे दूंगा, आप एक बार NCERT से उसे पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपका नेक्स्ट अभी फ्यूल सेल भी पढ़ा देता हूँ। तो ठीक है, फ्यूल सेल को भी हम लोग देख लेते हैं कि फ्यूल सेल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं बेटा फ्यूल सेल को। फ्यूल सेल क्या है आपका, फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल बेसिकली जो है ये आपका H2O2 सेल भी बोला जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी इसे बोला जाता है। ऐसा क्यों हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2 एंड O2 एक्ट्स एज फ्यूल, इनको हम लोग फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं आपका, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हो, इसीलिए इस सेल का नाम ही क्या है आपका, H2O2 सेल, ठीक है। अब ये सेल किसी कैटेगरी में मत ले लेना, इसको प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी में नहीं, ये अलग से ही फ्यूल सेल हमें पढ़ना होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा, है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। होता क्या है फ्यूल सेल में, बेसिकली कंबस्शन करके आप क्या करते हैं, है ना, कंबस्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। फ्यूल है तो कंबस्ट तो कराओगे ना, उसको कंबस्शन करा के क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है। तो हम लोग ये लिखेंगे इसमें, द सेल इन विच हीट ऑफ कंबस्शन, जिसको हम लोग ΔHc, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, हीट ऑफ कंबस्शन कैसे निकालते हैं, क्या होता है। हीट ऑफ कंबस्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट ऑफ कंबस्शन को किस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, इज नोन एज फ्यूल सेल, ऐसा सेल जिसके अंदर हीट ऑफ कंबस्शन को आप कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल, है ना। इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है, तो ये भी हम लोग लाइन लिख लेते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज वेरी लार्ज, वो 70% होती है, ध्यान रखिएगा, है ना, वेरी लार्ज, 70 to 80, बट जनरली 70% ही लेते हैं, बट इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज ए वेरी कॉस्टली सेल। ये जनरली आप देखोगे ना, जो स्पेसशिप जाते हैं ना, उनके लिए यूज होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह यूज करते हैं, जब ऊपर जाते हैं ना स्पेसशिप लेके, तो उसमें फ्यूल सेल को यूज करते हैं। इसको मार्केट में प्रोवाइड नहीं कराया गया है कि सब लोग फ्यूल सेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा है और ये कम काम में हो भी जाता है। अभी दिखा रहा हूं मैं कैसे इसका वर्किंग होता है, क्या किस तरीके से बनता है। इट इज ए वेरी कॉस्टली सेल, काफी कॉस्टली सेल होता है, काफी ये महंगा सेल मिलता है, ठीक है। तो इसमें जैसा कि मैंने अभी बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसकी तरह काम करेंगे बेटा, फ्यूल की तरह। तो हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर कंबाइंड कर दो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे आपका, H2O, वाटर, और काफी अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करते हैं। वाटर बनता है और साथ में काफी अमाउंट में एनर्जी भी आपका क्या होता है, रिलीज होता है, जहां पे H2 और O2 किसकी तरह काम कर रहे हैं, फ्यूल की तरह। अब देखो जरा सा इसमें किस तरीके से डायग्राम, पहले इसका हम लोग देख लें, फिर समझाता हूं मैं। और
डायग्राम इसका बहुत सिंपल सा होता है। देखिए इस तरीके से आउटलेट बना होता है कि यहाँ पे, यहां से आपका इनलेट बना होता है, एक गैस यहां से पास कराई जाती है। ठीक है, देखो इसका डायग्राम की अगर बात करोगे ना तो डायग्राम काफी मुश्किल होता है अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, लेकिन अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में बात करें तो सिंपल इसे इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं सेल को। देखिए तो यहां से आपके दो इनपुट हो जाते हैं, यहां से आपका क्या मिलने वाला है, आउटपुट, और इसके अंदर दो हमारे ग्रेफाइट के पोरस रॉड लगाए जाते हैं। देखो ये दोनों H2 और O2 काफी बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है वहां पे, इसलिए इनको हम लोग क्या करते हैं ना कि दो यहाँ पे पोरस ग्रेफाइट के रॉड के थ्रू पास कराया जाता है। ये देखिए ये जो है आपका पोरस ग्रेफाइट रॉड ये भी है, और ये वाला जो रॉड है ये भी आपके लिए पोरस ग्रेफाइट रॉड ही है। ठीक है, पोरस ग्रेफाइट रॉड है, तो इसको मैं लिख देता हूं, ये रॉड की बात करो या इस रॉड की बात करो, ये रॉड कैसे आपके पोरस, पोरस मतलब समझ रहे हो ना, इसके अंदर होल्स होंगे छोटे छोटे, पोरस ग्रेफाइट रॉड है ये, पोरस ग्रेफाइट रॉड। ठीक, तो ये दोनों रॉड होते हैं। यहां से हम लोग पास कराते हैं किसको, हाइड्रोजन गैस को, यहां से किसको पास करा देते हैं, हाइड्रोजन गैस को, यहां से किसको पास करा देते हैं हम लोग, ऑक्सीजन गैस को। ठीक है, तो एक जगह से हाइड्रोजन गैस, दूसरी जगह से ऑक्सीजन गैस, तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस आया, ऑक्सीजन गैस आया, और बीच में बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिया जाता है कोई, है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिया जाता है। वो इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हम लोग जनरली भरते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH सॉल्यूशन, या NaOH का भरा जाता है या KOH का भरा जाता है। तो जैसे ही जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ही हाइड्रोजन गैस आया, ऑक्सीजन गैस आया, दोनों NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ से देखो वाटर को भी निकालते हैं, और एनर्जी वाला तो अंदर मैंने बताया ना काफी कॉम्पैक्ट डायग्राम है इसका। हमें बस देखो ये वाटर जो होता है बाई प्रोडक्ट होता है, ये साइड प्रोडक्ट है जो काम में ले लिया जा सकता है, बाकी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम अंदर इंटरनल सेल होता है, उसके थ्रू होता है कनेक्शन, तो वो सब हमें ज्यादा नहीं देखना है। और एक चीज और इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इनके ऊपर जो होता है ना प्लेटिनम की कोटिंग होती है, इसके ऊपर किसकी कोटिंग रहती है, प्लेटिनम की कोटिंग भी की जाती है, हल्की सी, है ना, अंदर की तरफ से, है ना, जो आप छेद होने के बाद, पोरस बनाने के बाद उसके अंदर प्लेटिनम की कोटिंग की जाती है। प्लेटिनम की कोटिंग क्यों, टू एडजॉर्ब H2 गैस, आसानी से हाइड्रोजन गैस को क्या कर सके, एडजॉर्ब कर सके। और इस वाले पे भी प्लेटिनम की कोटिंग की है हमने, क्योंकि हमें पता है कि प्लेटिनम जो होता है D ब्लॉक का मेटल है, और ये काफी अच्छा एडजॉर्बर होता है, टू एडजॉर्ब O2 गैस, ऑक्सीजन गैस को एडजॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिंपल सा डायग्राम होता है। ये पोरस ग्रेफाइट का रॉड लगे होते हैं। अभी मैंने एनोड और कैथोड आपको नहीं बताया, कौन एनोड होने वाला है कौन सा कैथोड, तो उसको देखो कैसे डिसाइड करते हैं कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। इतना तो आपको पता चल गया, पोरस ग्रेफाइट के रॉड, ग्रेफाइट पोरस इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे काम करता है ना। तो बस एक चीज मैं और लिख दूं अगर चाहूं तो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या आपके ग्रेफाइट पोरस रॉड। ठीक है, ये आपके लिए इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब देखो एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड करता हूं मैं, देखो जरा, हाइड्रोजन किस में होता है, 0 में, और H2O में जाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो बेटा 0 से +1 जाने का मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे कौन सा टर्मिनल बनाना चाहिए हमको, एनोड बनाना चाहिए। और ऑक्सीजन देखो खुद किस में बैठा है, 0, और H2O में जाते हैं किसमें, -2, तो 0 से -2 जाने का मतलब क्या हो गया इसका, रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे, कहाँ पे, कैथोड पे। तो जो बेटा ये वाला टर्मिनल हमने बनाया है जहां से हाइड्रोजन गैस को इस टर्मिनल से जिथर से पास करा रहे हैं, बेसिकली ये कहलाता है हमारे लिए एनोड कंपार्टमेंट। ये क्या हो गया, एनोड कंपार्टमेंट। तो एनोड कंपार्टमेंट में इसको किसका टर्मिनल बनाएंगे हम लोग, एनोड बनाएंगे, किसको बनाएंगे, एनोड, जहां से हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे। और एनोड बनाने का मतलब कैसा रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा। और ये वाला जो टर्मिनल है जहां से ऑक्सीजन पास करा रहे हो, ऑक्सीजन कहाँ पे, कैथोड, तो इस वाले को कौन सा टर्मिनल बनाएंगे, कैथोड। और कैथोड कैसा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो एनोड और कैथोड इस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं आपके। चलो, तो एनोड कंपार्टमेंट से हम लोग क्या पास कराते हैं, यहाँ पे लिख दूं थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन में। एनोड कंपार्टमेंट की बात करें अगर हम लोग, तो एनोड कंपार्टमेंट में किसको पास करा रहे हैं हम लोग, H2 गैस को, किसको, H2 गैस को। और कैथोड कंपार्टमेंट से किसको पास कराते हैं हम लोग, कैथोड कंपार्टमेंट से किसको पास करा रहे हैं इधर से, O2 गैस को।
तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोड कैसे हैं, पोरस इलेक्ट्रोड्स होते हैं अपने पास, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितनी है 70%, ठीक है, ये भी ध्यान रखना इस चीज में। चलो अब रिएक्शंस की अगर बात कर लें कि रिएक्शंस क्या होगा, किस तरीके से रिएक्शंस होता है इनका, तो देखो सिंपल है बिल्कुल। एनोड की बात करो तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराना है तो किसका होगा बेटा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे H2 का होगा, तो हम लोग H2 ले लेते हैं, ठीक है। और H2 आपका किस में जाएगा, H2 से किस में जाना है आपको, एनोड पे क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। तो 0 से किस में जाना है, +1 में। तो H2 जो होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा जाके बेटा H2O में। H2 किस में जाएगा, H2O में, तभी तो ये 0 से किस में जाएगा, +1 में, ऑक्सीडेशन होगा। अब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया तो वही लॉजिक लगा दो, ऑक्सीजन को पाने के लिए क्या करोगे, जो आप इलेक्ट्रोलाइट भरे हो उसके अंदर कौन सा आयन है, OH- आयन दे रहा है कि नहीं, तो यहाँ से बस OH- आयन दे दो इसको, ठीक है। और कितने OH- आयंस को दे दिया जाए, ये कैसे हम लोग को आइडिया लगाएं, कितने दिया जाए, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन देखो 1 आया है, और आप अगर एक हाइड्रोजन भी दे रहे हो तो आप क्या करो 2 दे दो, ताकि आप यहां से क्या कर सको, यहां से आप यहां से H2 से आपने क्या बना लिया, H2O, हाँ ठीक है। तो ये बैलेंस कैसे करेंगे, H2 देखो H2 से किस में गया, H2O में, तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था, ऑक्सीजन के लिए हमने OH- दिया, OH- को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, जो कि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो बैलेंस करने के लिए, तो ये 2H2 हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि 0 से +1 में जा रहा है तो 0 से +1 में जाने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स को इसने निकाला होगा बेटा, तो यहाँ 2 माइनस का चार्ज है, 0 से +1 तो यहाँ पे 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, कितने निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से। तो अब ये देखो रिएक्शन बैलेंस भी हो गई, 2 नेगेटिव इधर का चार्ज है और 2 नेगेटिव इधर का चार्ज हो गया आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एनोड पे H2 से क्या बनाएंगे, H2O, और 2OH- को हमने ऐड कर दिया उसके अंदर, ये हो गया एनोड की रिएक्शन। तो एनोड पे तो सिंपल है। कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्या रिएक्शन लिखोगे, कैथोड पे लिखेंगे हम लोग रिडक्शन। कैथोड पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका, ऑक्सीजन का, किसका रिडक्शन, ऑक्सीजन का। तो हम लोग ऑक्सीजन का रिडक्शन करा देते हैं, हाफ O2। अब ऑक्सीजन का रिडक्शन कराने के बाद क्या मिलने वाला है, तो ऑक्सीजन रिडक्शन करके बेटा काटना है ना फाइनल रिएक्शन में, तो यहाँ पे 2OH- बना दो। तो ऑक्सीजन देखो 0 से किस में चला गया, -2 में। तो ऑक्सीजन का हमने रिडक्शन करा दिया। अब 2OH- है तो देखो ऑक्सीजन तो 2 ठीक है, हाइड्रोजन 2 आ गए एक्स्ट्रा, तो हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो इसका मतलब क्या कर दो, यहाँ पे H2O जोड़ दो। तो देखो यहां से भी एक ऑक्सीजन, एक यहां से ऑक्सीजन, कितने हो गए 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो गया। और प्लस देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दो इसे। रिडक्शन का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, तभी तो 0 से किस में जाएगा, -2 में, और बस इन दोनों को जोड़ दो तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। तो रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है, कैथोड पे रिडक्शन कराना है। तो O2 से क्या ध्यान में रखना है कि H2 किस में कन्वर्ट होता है, H2O में, और O2 किस में कन्वर्ट होता है आपका, OH- में। ये ध्यान रखना है बस, एनोड पे H2 H2O में, कैथोड पे O2 OH- में। तो ऑक्सीडेशन भी हो गया आपका, रिडक्शन भी हो गया इस तरीके से। और दोनों को जैसे ही आप जोड़ दोगे तो जोड़ते ही आपको क्या दिखाई देगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक H2O यहाँ है, 2 H2O यहाँ है, तो एक तो बेटा खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा H2, ये देखो 2H- से 2H- इलेक्ट्रोलाइट वैसे ही रह गया, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स, एक H2O यहाँ है, 2 H2O यहाँ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक ही H2O बचेगा। तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो ये इसकी रिएक्शन हो जाती है और साथ में यहाँ पे एनर्जी भी निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए रिएक्शन बन जाती है सिंपल तरीके से। तो आई होप कि आप समझ गए कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें इसके एफिशिएंसी की, तो अभी मैंने बताया एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल जो है वो कितना लेना है आपको, 70% होती है, ये ध्यान रखिएगा। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल कितना होता है, 70%। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी, एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज 70%, ठीक है। और कुछ 1-2 पॉइंट की बात करो, अगर मैं बाई प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पे, तो बाई प्रोडक्ट आपका यहाँ पे H2O है, क्योंकि ये एनर्जी बनाने के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, H2O तो आपको मिल गया है पीने के लिए, तो बाई प्रोडक्ट इसका H2O है। दूसरी चीज इसकी अच्छी बात यह है कि नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा इसकी वजह से, ठीक है। तो ये सब कुछ अच्छे फीचर्स हैं इसके बारे में जो हमें पता होना चाहिए, बट ये काफी कॉस्टली होता है, जनरली अवेलेबल नहीं है मार्केट में सबके लिए, ठीक है। अब इस पे एक और क्वेश्चन हमें बनता है एफिशिएंसी वाला, तो उसे भी जस्ट मैं बता दूं। देखो क्या होता है आपका जो रिएक्शंस था, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स क्या है आपके पास, H2O, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O,
तो ये आपकी रिएक्शन थी, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो बेसिकली बेटा हाइड्रोजन को जलाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कहलाता है? कंबस्शन कहलाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस को जलाना क्या है? कंबस्शन है। तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, H2O दे रहा है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी होता है, इस रिएक्शन में जो भी हीट रिलीज होता है, उससे हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ किसका बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस, जिसको आप जला रहे हो। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, अभी बस इतना ध्यान रखो। डेल HC का मतलब है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ठीक है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो 1 मोल हाइड्रोजन को जला रहे हैं अगर हम लोग, तो इसको हम लोग डेल्टा H क्या बोला जाएगा? डेल्टा H कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये डेल्टा H कंबस्शन। और आपको पता है कि जो भी आपको कंबस्शन वाली एनर्जी होती है हमेशा वो कैसी होती है? एनर्जी रिलीज होगी। ये हमेशा क्या होगा? एनर्जी रिलीज। और एनर्जी रिलीज का साइन हमेशा कैसा होता है? निगेटिव। कैसा होता है साइन इसका? निगेटिव होता है। जो भी आपकी एंथैल्पी रिलीज होती है उसका साइन कैसा आता है? निगेटिव साइन के साथ आता है। तो ये तो आपको क्लियर है, आसान है बिल्कुल। तो अब देखो, अब इसमें हमसे एक चीज पूछता है, हमसे पूछ लेता है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। हमसे कभी कभी ये क्वेश्चन आया है एफिशिएंसी के ऊपर। तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल निकालना है कि क्या एफिशिएंसी होगी। तो देखो बेटा, रिलीज तो एनर्जी कितनी हो रही है? डेल्टा H कंबस्शन ऑफ H2, जो भी यहाँ पे रहेगा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे। तो हमें उसका एफिशिएंसी अगर निकालना है तो हम लोग कितना काम में एनर्जी ले रहे हैं उसको ऊपर रख देंगे और जितनी टोटल एनर्जी उसको नीचे रख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल बेसिकली क्या है? एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। तो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो भी एनर्जी यूजफुल होती है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, जो भी एनर्जी यूजफुल होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा जी। ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। डेल्टा जी मतलब क्या? यूजफुल एनर्जी, जो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और नीचे कौन सा? कंबस्शन एनर्जी। तो आपको ये डेटा गिवन होगा, यूजफुल एनर्जी भी हो सकता है गिवन हो, तो आपसे एफिशिएंसी पूछ ले तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, काफी सिंपल सा फॉर्मूला है। डेल्टा जी का मतलब आपको पता होगा। डेल्टा जी मतलब क्या हमारे लिए? यूजफुल एनर्जी। डेल्टा जी क्या है हमारे लिए? यूजफुल एनर्जी। कितनी एनर्जी को हम लोग यूजफुल करा रहे हैं। और जो डेल्टा HC है वो क्या है आपके? ये तो बताया मैंने, टोटल इवॉल्व्ड एनर्जी। कितनी एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है? टोटल इवॉल्व्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है वो बताएगा हमें डेल्टा HC। और डेल्टा जी भी पता रहेगा तो आप एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। डेल्टा जी डेल्टा H के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब एक चीज बस लास्ट बची है, कोरोजन। तो उसे मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आप कोरोजन को, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है लेक्चर काफी बड़ा हो गया। कोरोजन को आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट्स है कोरोजन के बारे में पूछ लीजिएगा। कोरोजन सिंपली आपने पढ़ा है 9th 10th में, वही कोरोजन है बिल्कुल। कोरोजन बेसिकली होता क्या है? लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू इट्स रिएक्शन विथ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के साथ किसी मेटल का रिएक्शन हो जाना ही क्या होता है? कोरोजन होता है। तो ये तो सिंपल है काफी टॉपिक। तो कोरोजन के बारे में आप देख लीजिएगा एक बार। और कोरोजन में बेसिकली एक चलो एक आइडिया दे देता हूं, कोरोजन में होगा क्या। जैसे आप देखना, कोई मान लो इस तरीके का कोई फेरस के सरफेस के ऊपर कोरोजन की बात करते हैं, तो कोरोजन बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो जाता है। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कैसे। अंदर वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाले तो प्योर है, प्योर मेटल होगा। और जो बाहर आप देखो आउटर सरफेस जो होते हैं, ये कैसे होते हैं आपके लिए? इम्प्योर होता है। आउटर सरफेस कैसा रहता है? इम्प्योर। और अंदर वाला सरफेस कैसा होता है? प्योर होता है। तो इसमें ध्यान रखना, जो प्योर वाले पार्ट हैं, प्योर फेरस जो होता है, प्योर फेरस यहाँ पे हमारे लिए नोड की तरह काम करेगा, पढ़ लेना एक बार। और इम्प्योर फेरस जो है वो हमारे लिए कैथोड की तरह काम करता है। यहाँ पे प्योर फेरस एनोड की तरह, आउटर सरफेस कैथोड की तरह। और आप देखो, आपको पता होगा कोरोजन की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। कोरोजन के लिए इम्प्योर मेटल का होना जरूरी है सबसे पहली बात, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, और तीसरी चीज हाइड्रोजन। तो नेसेसरी कंडीशन तो पता ही है हमें ना। नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन क्या है आपका? इम्प्योर मेटल हो, इम्प्योर मेटल प्लस O2 प्लस H2O। ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, दोनों चीजें एक साथ मौजूद रहेंगी। और इम्प्योर मेटल रहेगा तो ही कोरोजन हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे बारिश वारिश होती है या जो भी पानी एटमॉस्फेयर होते हैं, वहां से इसके अंदर क्या ट्रैप्ड हो जाता है? ऑक्सीजन गैस प्लस H2O, वाटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन हो जाता है वाटर के अंदर। तो यही बेसिकली हमारे लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा।
किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। अब आप बस इसमें थोड़ा आइडिया ले लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं करना, बस आपको ये नोट ध्यान रखना, अंदर प्योर मेटल का, इम्प्योर कैथोड का, और इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो इनके गैप्स के अंदर आ जाते हैं वो हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। तो कोरोजन का कॉन्सेप्ट भी बुक में काफी आसानी से दिया है, आप कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा फेरस के ऊपर देखो तो ब्राउन कलर का सॉलिड हो जाता है, तो क्या है, कोरोजन है। आप कॉपर के ऊपर बात करो तो ग्रीन लेयर बन जाती है, वो भी क्या है, कोरोजन की वजह से ही होता है। और लास्ट अगर बात करो एक मैं एल्यूमिनियम के बारे में, तो एल्यूमिनियम के ऊपर किस तरीके का ब्लैक कलर का लेयर बनता है, वो भी किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। तो मेरी तरफ से चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लो, हम लोग कल की क्लास में कोऑर्डिनेशन, चलिए थैंक यू सो मच।